ओके दोस्तों, डिप्लोमा इन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल जनरल इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू। और इसी के साथ आज का 19वां लेक्चर है। चैप्टर 4 ही चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, इस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल गिवन बिफोर यू। आपके सामने दिया हुआ है कि आयरन का टुकड़ा दिया हुआ है, रिंग है जिसकी सर्कमफ्रेंस परिधि दिया है 100 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी इसकी लंबाई 1 मीटर है। और एयर गैप इनके बीच में दे दिया है 5 mm का। क्वाइल टर्नों की संख्या इसमें दिया है 400, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी आयरन की 600 है। ठीक है, ये 2 टाइम्स लिखा गया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 400 क्वाइल में और क्वाइल के टर्नों की संख्या 400 2 बार हो गया है। इसको थोड़ा सा एक बार रिमूव कर देते हैं, एक बार वाला हम इसमें से हटा देते हैं। यहाँ पे 400 2 बार लिखा गया है, टर्नों की संख्या 400, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए 400 और आयरन का रिलेटिव परमिट 600 हो, यदि कॉइल में 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही हो तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी का मान बताइए। चलिए अब हम फ्लक्स की पहली बात कर लेते हैं। फ्लक्स फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, टोटल एम एन एफ अपॉन टोटल टोटल रिलक्टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि धारा I इक्वल टू V अपान R होता है, तो ये इसमें था इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में धारा I की जहाँ फ्लक्स फाई हो जाएगा, टोटल एमएमएफ हो जाएगा, फिर टोटल रिलक्टेंस हो जाएगा। यहाँ रिलक्टेंस R हो गया, एमएमएफ आपका वोल्टेज E के बराबर हो गया। ठीक है, हो गया। तो टोटल एमएमएफ कितना होगा, N इंटू आई, कितने नंबर ऑफ टर्न है 400, कितना करंट फ्लो हो रहा है 2। और टोटल रिलक्टेंस देखिए यहाँ पे, ये इसका, ये जो आयरन का टुकड़ा है इसका रिलक्टेंस कुछ और है। मान लीजिए इसका रिलक्टेंस आपका क्या है, आर आई है। और ये जो एयर गैप है, मान लीजिए इसका रिलक्टेंस क्या है, आर ए है। दोनों क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, आर आई प्लस आर ए। यहाँ लिख लीजिएगा, आर आई मतलब क्या है, आर आई मतलब रिलक्टेंस ऑफ, रिलक्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या है, आयरन। ठीक है, और आर ए का मतलब क्या है, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, रिलक्टेंस रिलक्टेंस ऑफ एयर एयर गैप। ठीक है, यहाँ पे आपका रिलक्टेंस किसका है, एयर गैप। ठीक है, वहां पे रिलक्टेंस किसका है, आपके आयरन का टुकड़े का। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अब आर आई का फार्मूला, आर ए का फार्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, आर आई का फार्मूला और आर ए का फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आर आई का फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे 400 इंटू 2 हो गया, और फिर यहाँ पे आर आई इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं। यहाँ पे एल आई अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए हो जाएगा, प्लस एल ए फिर म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यही होता है फार्मूला, आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, 5 इंटू 2, और फिर एल आई, इनकी लंबाई क्या है, 1 मीटर है। और म्यू जीरो की वैल्यू क्या है, आयरन के लिए, चाहे एयर के लिए तो हमेशा फिक्स होती है 4.22 - 7। इसका आयरन के टुकड़े के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 600 है। तो यहाँ पे हमने 600 कर दिया, इंटू ए कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस एल ए कितना, 5 mm। 5 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, 5 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है। तो उसमें करेंगे 0.005 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.005 मीटर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे 0.005 मीटर हो जाएगा। म्यू जीरो आपका यही चीज सेम 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू आर एयर के लिए 1 होता है, एयर एरिया कुछ मालूम है, एक को ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमने क्या निकाला आपके सामने, ये तो चीजें सिंपल थी, ये तो आप जानते ही थे। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसको हम
यहाँ से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो फिर अब देखिए ये आपका फ्लक्स फाई निकल गया, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है। तो B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन ए होता है। तो फाई की वैल्यू तो हम आपके सामने ही है, इसमें इसको कॉमन कर लीजिए और सबको क्या कर लीजिए, ऊपर भेज लीजिए। और फिर ए को जब डिवाइड करेंगे ना, तो जितने भी ए यहाँ पे हैं, इस ए से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं क्या, देख लीजिए, हम इसको मिटा करके थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना चाह रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 इंटू टू, क्या है 400 इंटू टू, 400 इंटू टू यानी कि 800 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4.20 - 7 ये कॉमन ले लीजिए। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/600, ये भी इसके साथ कॉमन ले लीजिए। तो 1/600 प्लस ये 0.005 अपान अपान अपान, ये तो कॉमन ही ले लिए, 4.20 - 7 अपान, कुछ नहीं यहाँ पे बचेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, और फिर नीचे आपका क्या है, ए है, ए से और ए क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये ऊपर 800 इंटू ये हो जाएगा 4π × 10 - 7। ठीक है, ये चीज ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी 600 ऊपर चला जाएगा। और ये नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपको बचेगा 1 + 0.005 इंटू 600। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो 600 था वो क्या चला गया, ऊपर चला गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना, तो 600 ये हो गया, ये पूरी की पूरी नीचे की चीजें कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। इनको जब बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.15 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, किसको सॉल्व करेंगे, इसको किसके सहायता सॉल्व करेंगे, कैल्सी की सहायता से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 82 एमएस का कैलकुलेटर फ्री होता है, आपको मिलता है। ठीक है, आप ले जा सकते हैं 82 एमएस का कैलकुलेटर। तो 82 एमएस का कैलकुलेटर आप ले जाएंगे और आप उसका यूज कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हमने कुछ किया नहीं है, इसका हमने रिलक्टेंस टोटल यहाँ पे टोटल एमएमएफ कितना है, और फिर इस पूरे आयरन के टुकड़े का रिलक्टेंस प्लस एयर गैप का रिलक्टेंस नीचे ऐड कर दिया है, और कुछ हमने किया नहीं है। और इसका रिलेटिव परमिटिव यूज कर लिया, फिर एयर का रिलेटिव परमिटिव यूज कर लिया, और एक होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा यहीं पे फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, आप मोर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हर जगह कंपटीशन वगैरह में भी पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको अप्रोच किया हूँ आपके सामने प्रेजेंट करने का। तो आप इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हुए इसी के साथ हम आगे देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेते हुए हम कि क्या क्या इसमें और हमें चीज़ों को ऐड करना है, क्या क्या इनमें चीज़ों को और बनाना है, हम उसको अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, अत्यंत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आते हैं आपके सामने। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके सामने दो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया गया है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में एयर गैप 4 mm है, वायु अंतराल का फ्लक्स घनत्व तो इतना है, तो एयर गैप का एम्पियर टर्न आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो चलिए, आप जानते हैं कि जो आपका एमएमएफ होता है वो क्या होता है, अभी अभी हमने फ्लक्स का एक फार्मूला लिखा था, अभी आपके सामने हमने फ्लक्स का एक फार्मूला लिखा था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। अभी अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था, हमने बताया था। तो यहाँ से अगर हम रिलक्टेंस को फाइंड करना चाहें, रिलक्टेंस को अगर हम फाइंड करेंगे तो फाई इज इक्वल टू एमएमएफ होगा, क्या होगा, यहाँ पे फाई इक्वल टू वी अपॉन आर हुआ, तो यहाँ पर रिलक्टेंस इक्वल टू फाई अपॉन एमएमएफ होगा। अगर हम यहाँ से एमएमएफ निकालना चाहें, अगर यहाँ से हम गलत हो गया, इसको यहाँ से ये चीज गलत हो गया, हटाते हैं इसको, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एम्पियर टर्न, मतलब एमएमएफ निकालना है।
तो MMF इज इक्वल टू होगा क्या, 5 इंटू रिलक्टेंस होगा, रिलक्टेंस ठीक है। तो 5 इंटू रिलक्टेंस, तो 5 इक्वल टू क्या होता है, B इंटू ए, तो आप जानते ही हैं, फ्लक्स इक्वल टू बी ए होता है, और रिलक्टेंस म्यू जीरो म्यू आर, ठीक है, एल अपन म्यू जीरो म्यू आर अपन ए होता है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से B इंटू एल म्यू जीरो म्यू आर। अब B की वैल्यू पुट कर लीजिए, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 1.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू, मात्रक लिखें ना लिखें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल आप डाटा लिखें, क्या है B इज इक्वल टू 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लंबाई यहाँ पर 4 mm 10 - 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और म्यू जीरो म्यू आर, तो म्यू जीरो की वैल्यू अंडरस्टूड है 4.7 हेनरी पर मीटर। अब म्यू आर, क्योंकि एयर गैप की बात कर रहा है, तो म्यू आर 1 होगा, एयर गैप का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भिड़ाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं 150 ओम की एक कॉइल, ओम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कभी कॉइल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो होता है E इज इक्वल टू N∅/dt, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10 मिली रिफ्लक्स को 10 में कर दिया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉइल की बात कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इसके एक ही होंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे d5 होता क्या है, d5 होता है φ2 माइनस φ1, तो यहाँ पे φ2 10 मिली सेकेंड से घट कर रहा है यहाँ पे, तो φ1 कितना है 10 मिली घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा φ1 माइनस φ2, नहीं φ2 माइनस φ1 ही होगा, φ2 माइनस, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना इसको घुस, ये क्या है φ2 माइनस φ1 होगा, यहाँ पे माइनस होता है जानते हैं, तो φ2 4 मिली वेबर, यानी 10⁻³ का गुणा करेंगे, अब फिर -10 मिले, यानी कि 10 × 10⁻³ का क्या करेंगे, गुणा, यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा -6 हो जाएगा, तो -6 × 10⁻³ होगा, ठीक है। d5 इक्वल टू ये हो जाएगा -6 × 10⁻³, ये आपका क्या होगा, ये आपका वेबर होगा, ये आपका क्या होगा, यही तो होगा आपका वेबर, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, और टाइम आपको दिया ही है, dt आपका दिया है क्या 10 मिली सेकेंड, यानी 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 6 × 10⁻³ अपन 10 × 10⁻³, ये कैंसिल 0.6 वोल्ट, यही ईएमएफ क्या हो गया कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ। दिस इज फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। तो दोस्तों इसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, सोलेनॉइड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पीडीएफ में है, उसको देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला हाल है, केवल उसमें फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर गेट करना है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स को मैं बताऊंगा विदाउट इन्वॉल्विंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। उसको हम सीरीज पैरेलल का देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर। ये दो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, समय बचेगा तो इस पर न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा। इसके बाद इस दो टॉपिक के बाद हम राइज एंड डीके ऑफ इंडक्टर कॉइल में करंट का बढ़ना घटना किस प्रकार से होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, समय बचा तो इसी में डाल देंगे। तो इसी के साथ
ये चीज़ यहीं पे फिनिश होती है। अब हम आपको बात करने जा रहे हैं, ये आपके नोट्स में लास्ट में मिलेगा, ये सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ये नोट्स के लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो हम दो चीज़ इसमें डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समय बचेगा तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और भी इसमें हम डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पूरा एक कंप्लीट सॉलिड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिशियल हो, बिल्कुल अच्छा लगे, चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। इसलिए पूरा आपका प्रयास किया जा रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, और फिर देखेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। क्या हम देखने जा रहे हैं? सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर है। क्या है? सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। हम बात करने जा रहे हैं किस पर? हम बात करने चल रहे हैं दोस्तों सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। क्या हम बात करने जा रहे हैं? सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इंडक्टर का श्रेणी संयोजन, ठीक है। प्रेरक कहते हैं इंडक्टर को, प्रेरक का श्रेणी संयोजन, प्रेरक श्रेणी संयोजन, सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, प्रेरक का श्रेणी संयोजन। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, प्रेरक का श्रेणी संयोजन क्या होता है। चलिए पहले इसको हम देखते हैं। देखिए प्रेरक का श्रेणी संयोजन, हम मान लीजिए कि यहाँ पे माना तीन इंडक्टर जिनके इंडक्टेंस क्रमशः L1 L2 L3 हेनरी है, ठीक है। माना तीन इंडक्टर जिनके इंडक्टेंस क्रमशः क्या क्या है? L1 L2 L3 हेनरी है, ठीक है। को निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा जा रहा है। कैसे? निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा जा रहा है। इस कनेक्शन में होता क्या है? सीरीज कनेक्शन का मतलब इस कनेक्शन में इंडक्टर का अंतिम टर्मिनल, यू कैन से इन इंग्लिश अंतिम टर्मिनल अगले इंडक्टर के पहले टर्मिनल से, किससे? पहले टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, ठीक है। पहले टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। माना तीन इंडक्टर जिनके इंडक्टेंस क्रमशः L1 L2 L3 हेनरी है को निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा जा रहा है। इस कनेक्शन में इंडक्टर का अंतिम टर्मिनल अगले इंडक्टर के पहले टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो हम तीन इंडक्टर को सीरीज में हम ऐसे क्या कर देते हैं, मान लीजिए जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका L1 है, L2 L3 है, और इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया है। मान लीजिए कि आपका टोटल वोल्टेज VT है, माना इनके क्रॉस वोल्टेज यहाँ से मान लीजिए इनके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज ये मान लीजिए V2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज ये मान लीजिए आप क्या है, ये यहाँ पे क्या है V3 है। ये V1 V2 V3, ठीक है। ये हो गया
अब यहाँ पे मान लेंगे माना इनके क्रॉस, आगे इस चीजों में माना इनके क्रॉस एक क्रॉस वोल्टेज क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अगर हम किरचॉफ के नियम का यहाँ अप्लाई करें, उपयोग करें तो होगा क्या, यहाँ पे जो आपकी Vt होगी ना वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सब में एक ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, V1 V2 V3 है, और बहने वाली धारा और बहने वाली धारा I है, अर्थात प्रत्येक कॉइल से चेंज होने वाला फ्लक्स आपका क्या है, प्रत्येक कॉइल से चेंज होने वाला करंट, di/dt है। ठीक है, माना कि अगर वोल्टेज V1 V2 V3 है और बहने वाली धारा I अर्थात प्रत्येक कॉइल से चेंज होने वाला करंट क्या है, di/dt है। तो यहाँ से अगर Vt अगर हम देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए टोटल की हम बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे Leq di/dt लिखेंगे, और फिर यहाँ पे L1 di/dt लिखेंगे प्लस L2 di/dt। ठीक है, प्लस L3 di/dt। तो यहां से आप क्या करिए, यहाँ पे जरूर लिखिएगा जहां वेयर Leq क्या है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समतुल्य प्रेरकत्व। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समतुल्य प्रेरकत्व। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, Leq क्या है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य प्रेरकत्व। तो यहाँ से हम di/dt कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका Leq हो गया, di/dt हो गया। तो सब में से di/dt अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस L3। तो di/dt से di/dt कट जाएगा, Leq इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। ये हो गया सीरीज कनेक्शन इंडक्टेंस का फार्मूला। ठीक है, ये आपका Leq क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये पूरा स्टेटमेंट है और ये पूरी आपके सिलेबस में छपी हुई बात थी, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पूरा वेरिफिकेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन। तो उसको हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। इसमें क्या था, सब में वोल्टेज आपके डिफरेंट थे, उसमें सब में करंट डिफरेंट होगा। वोल्टेज सब में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में आप जानते ही हैं कि सबके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसमें आपका करंट सेम था तो पैरेलल वाले में वोल्टेज सेम होगा, इसमें आपका वोल्टेज डिफरेंट था तो पैरेलल वाले में करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर पे। ठीक है, जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या होता है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए, ना केवल इंपॉर्टेंट होगा बल्कि अत्यंत बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम अब बात करने चल रहे हैं आपके सामने हम बात करने चल रहे हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। पैरेलल कनेक्शन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। पैरेलल कनेक्शन
इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर का समांतर संयोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरक का प्रेरक का समांतर संयोजन। चलिए हम इसमें देख लेते हैं प्रेरक का समांतर संयोजन ये क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है, प्रेरक का समांतर संयोजन। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर में हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। इसमें भी हम मान लेते हैं कि पैरेलल में हम ऐसे ही फिगर इसका ड्रा करेंगे। कैसे, ऐसे ही हम इसका फिगर ड्रा करेंगे। ये इंडक्टर क्या है, पैरेलली आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए इनके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज क्या है, टोटल VT है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए माना तीन इंडक्टर जिनके इंडक्टेंस क्रमशः L1 L2 L3 हेनरी हैं, जो सम्मुख चित्र में, सम्मुख मतलब सामने, ठीक है, जो सम्मुख चित्र में एक दूसरे के क्रॉस का मतलब एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के एक क्रॉस क्या है, कनेक्ट है। एक दूसरे के क्रॉस क्या है, माना तीन इंडक्टर जिनके इंडक्टेंस क्रमशः L1 L2 L3 हेनरी है, जो सम्मुख चित्र में एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट है, ठीक है। माना इसमें बहने वाली धारा है क्रमशः I1 I2 I3 एम्पियर है, और संपूर्ण धारा IT है, ठीक है। मान लीजिए संपूर्ण धारा ये IT इसमें फ्लो हो रहा है, और ये I1 I2 I3, ठीक है। ये तीनों करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसके साथ और क्या लिखेंगे, सर्किट को VT सप्लाई वोल्टेज से क्या किया गया है, तो जोड़ा गया है। VT सप्लाई वोल्टेज से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, IT, यहाँ पे IT क्या है, I1 + I2 + I3, ठीक है। ये होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ अगर हम देखेंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। कौन सा लॉ लगा रहे हैं, किरचॉफ्स, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स के करंट के नियमानुसार हम जानते हैं कि इनकमिंग करंट जो होती है ना, समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। कौन सा करंट, आउटगोइंग करंट। वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इनकमिंग करंट क्या है आपकी I2, आउटगोइंग करंट क्या है I1 + I2 + I3। अगर इसको V के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सबके क्रॉस एक ही वोल्टेज आ रहा है। अगर इसी चीज को हमें V के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या जानते हैं इनके संबंध में, ये आप जानते हैं कि जो आपका
यल होता है ना, जो आपका यल होता है, ई होता है ना, ई, ये होता है एल डी आई बटे डी टी। यानी कि अगर हम इस ई के जगह पे टोटल सप्लाई वोल्टेज वी की अगर हम बात कर दें, तो यहाँ से आपका यल की फार्मूला बन के आएगा वी अपन डी आई वन अपन डी टी। ये चीज़ आपको यहाँ पे बन के आएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दें ना, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दें इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग मतलब अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड में दोनों पक्षों का, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आई टी अपन डी टी अपन डी आई वन अपन डी टी प्लस डी आई टू अपन डी टी प्लस डी आई थ्री अपन डी टी। ठीक है, अब इनके जगह पे हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा? वी अपन एल वन क्या होगा? अगर डी आई बटे डी टी की वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन करें तो डी आई अपन डी टी इक्वल टू क्या होगा? वी अपन एल, ये तो एल ही है ना, ये आपका एल ही है, तो वी अपन एल होगा। तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या है? वी टी है। तो हम इसी चीज को इसे लिख देते हैं वी टी अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी टी अपन एल ई क्यू। एल ई क्यू मतलब जहाँ एल ई क्यू क्या है? आपके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इनके कंपेरिजन में। तो ये वी टी अपन एल वन प्लस वी टी अपन एल टू प्लस वी टी अपन एल थ्री यहाँ लिखेंगे। जहाँ जहाँ मतलब वेयर आपका एल ई क्यू क्या है? एल ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है। क्या है? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है। जहां आपका एल ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है। तो यहाँ हम एल ई क्यू की वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं, उठा डाल देते हैं। अब ऊपर हम क्या करते हैं ना, ऊपर बेटा हम क्या करते हैं? वी टी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? वन अपन एल वन प्लस वन अपन एल टू प्लस वन अपन एल थ्री। तो वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपन एल ई क्यू इज इक्वल टू वन अपन एल वन प्लस वन अपन एल टू प्लस वन अपन एल थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पूरी बात है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या है? यहां से आपका क्या है? टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या है? वन अपन एल वन प्लस वन अपन एल टू प्लस वन अपन एल थ्री आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्ट है ना। अगर इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, समांतर में संयोजित हैं, तो कैसे उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे ये हमने आपको बता दिया। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बन भी सकते हैं, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, सब कुछ देख लिया जाएगा क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें आपके हो सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, कितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा वो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका किससे रिलेटेड होगा? पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या? एनर्जी स्टोरेज, कि कॉइल में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। हाँ, चलिए देख लेते हैं क्या है इंडक्टर। देखिए, मान लीजिए इस सीरीज में आपके इस तरह से आपके कॉइल कनेक्ट हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 10 हेनरी है, ये 15 हेनरी है और ये आपका 16 हेनरी है। अब इनका इक्विवेलेंट पूछ है। ठीक है, तो टोटल इनका एल ई क्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं, वो सबको हम क्या कर देंगे? ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 31 हो गया, 31 10 41 हेनरी हो गया। बस कुछ करना नहीं है। यहाँ मान लीजिए कि पैरेलल में आपका है इंडक्टर 1, इंडक्टर 2, फिर इंडक्टर 3। ठीक है, ये मान लीजिए कि सेम सेम है, 12 है, ये 24 है, हेनरी हेनरी हेनरी। ठीक है, तो वही आपका एल ई क्यू अगर पूरा पूछ रहा है
तो आप इसको आसानी से ऐसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको हल करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा एल क्यू। कैसे डायरेक्ट मिल जाएगा, 12 का आधा 6, अगर हम इसको भी 6 ही कर दें, ठीक है 6 हेनरी ही कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, टोटल कितना आएगा 3 हेनरी आ जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने अगर सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जिससे रेजिस्टेंस का बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने, इस तरह से अगर कर दे तो सीरीज पैरेलल वाला सेम रेजिस्टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है, कोई इसमें नई बातें नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट टॉपिक में, इसका नाम है एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं किस पर, एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर पे। एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर, इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका हम व्यंजक फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, व्यंजक। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर कॉइल, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर कॉइल। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर कॉइल, यानी कि आप लिख सकते हैं इंडक्टर कॉइल में स्टोर एनर्जी का सूत्र। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रेरक कुंडली में, प्रेरक कुंडली में संग्रहित, यानी कि स्टोरेज, स्टोरेज ऊर्जा का, स्टोरेज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, व्यंजक, प्रेरक कुंडली में स्टोरेज ऊर्जा का क्या हम बताने जा रहे हैं, व्यंजक बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर, प्रेरक कुंडली में स्टोरेज ऊर्जा का व्यंजक। इसके लिए पहले फिगर ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए कि आपका कॉइल है और ये मान लीजिए आपका रियोस्टेट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपकी कुंजी है, ये मान लीजिए कि आपका बैटरी क्या है, V है, ये K है, ये आपका R है और ये आपका क्या है, A है। ठीक है, तो ये बताइए जब हम सप्लाई को यहाँ पे करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी, इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ की दिशा बहने बढ़ने वाली करंट के अपोजिट होगी, ताकि करंट को बैलेंस कर सके। अगर इसमें करंट की वैल्यू घट रही है तो इसमें जो स्टोरेज एनर्जी है उसकी जो डायरेक्शन होगा, अब इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो फ्लोइंग करंट के दिशा में होगा, ताकि उसकी वैल्यू को बढ़ा करके मेंटेन कर सके। तो इस प्रकार से जो मेंटेनिंग है, जो इस करंट को मेंटेन करने का काम बैटरी कर रहा है, तो इसके लिए बैटरी के द्वारा कुछ वर्क डन करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, तभी मेंटेन कर पाता है। तो जो वर्क डन बैटरी करती है वही वर्क डन इसके कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। दोस्तों बात को ध्यान समझिएगा, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करके बैलेंस करेगा, करंट की वैल्यू घट रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको क्या करेगा, साथ दे करके, उसके साथ में आकर के उसकी वैल्यू को बढ़ा करके मिले। इस प्रकार करंट को बैलेंस करने में बैटरी के द्वारा जो काम किया जाता है वो इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर के, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्किट में करंट को बैलेंस करने के लिए, करंट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, सर्किट में करंट को बैलेंस करने के लिए बैटरी के द्वारा, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, जो वर्क डन, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वही उस इंडक्टर कॉइल के, वही उस इंडक्टर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में
एनर्जी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, माना माना बैटरी के द्वारा, बैटरी के द्वारा डीडब्ल्यू कार्य करने में डीडब्ल्यू कार्य करने में dt समय में p पावर की आवश्यकता हो रही है। किसकी हो रही है, आवश्यकता हो रही है। तब यहाँ पे जो आपका dw होगा वो क्या होगा, p इंटू डी टी होगा, और p इक्वल टू क्या होता है, v इंटू आई, यानी कि E होगा यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं अंदर इसके, तो E इंटू आई होगा। मान लीजिए आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो, ठीक है, जहाँ आई क्या है, जहाँ आई सर्किट में बहने वाली धारा है। सारी चीजों को इन्वेंट करना है। सर्किट में बहने वाली क्या है, सर्किट में बहने वाली क्या है, धारा है। ठीक है, बस ये चीजें हो गई। अब ये इनहेंस हो रही है, जो काम है जीरो से बढ़ना शुरू हो रहा है, जो करंट है जीरो से बढ़ने शुरू हो रहे हैं, यानी कि अब चीजें इनमें इनहेंस हो रही है, स्थिति बदल रही है। तो इसमें जो वर्क डन हो रहा है जीरो से डब्ल्यू तक बढ़ रहा है, इसमें जो करंट है जीरो से आई तक बढ़ रही है। ठीक है, क्या है, जीरो से आई तक बढ़ रही है। अब यहाँ पे E की वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू क्या है, एल डी आई बटे डी टी है, तो हम उसको पूरा फुल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो इंटू आई, इक्वल टू क्या है, एल डी आई बटे डी टी है, और यहाँ पे आपका आई है और यहाँ पे आपका डी टी था, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, एल बाहर आ गया, जीरो से आई हो गया, और ये आपका जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी आई, तो यहाँ पे आई इंटू डी आई हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका जब जीरो से डब्ल्यू तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर x पे जीरो, w पे जीरो पर आप करेंगे x टू द पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन से, तो सीधे w आ जाएगा। और यहाँ से आपका आई डी आई का क्या करेंगे, आई जो फार्मूला बनता है x टू द पावर n, फार्मूला आपने पढ़ा है x की पावर n dx का, वो होता है x पे n प्लस वन अपन n प्लस वन, ये पढ़ा ही है। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपन टू। ठीक है, आई स्क्वायर अपन टू, ये जीरो से आई तक इनहेंस हो रही है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो वन बाई टू एल आई स्क्वायर, ये आपका डब्ल्यू का फार्मूला, यानी कि जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, टू एल इंटू आई स्क्वायर, ये होगा आपका क्या फार्मूला, जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये व्यंजक है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।